अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुशामदीद आप सबको। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी सलाहियतें निखारते हुए जिंदगी में आगे भी जरूर बढ़े होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को किसी न किसी खूबी या फिर सलाहियत से ज़रूर नवाजा होता है। और अगर हम उन सलाहियतों, उन खूबियों का इदराक कर लें तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। लेकिन हम में से बेशतर अफराद ना इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी कि हमें कोई आकर बताए कि हम में क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कभी होता भी नहीं है और कभी हो भी जाता है, क्योंकि लोग हमारी खूबियाँ पहचानने के बजाय ज़्यादातर हमारी जो खामियाँ होती हैं उनको गिनवाते हैं। हमें क्या गलत है, ये तुम सही कर सकते हो, ये तुम इस तरह कर सकते हो, ये हमें बताते हैं, लेकिन क्या हमने ठीक करना है, हमारे में खूबियाँ क्या है, वो चीज़ें हमें नहीं बताते हैं। क्या अच्छाई है, ये बहुत कम लोग मेरे ख्याल से जो है आगे पहुंच जाते हैं कि शायद लोगों का भला हो जाए। तो इसलिए अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं ना, तो लोगों की खूबियाँ पहचानने या अपनी खूबियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने, उसका इदराक करें, उन्हें पॉलिश करने की कोशिश करें। फिर देखें जनाब कामयाबी कैसे आपका मुकद्दर बनेगी, आपके पाँव चूमती है और आपकी जो ज़िंदगी है बड़ी अच्छी गुजरेगी, पुरसुकून गुजरेगी। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये मैं जुमला जो है अपना दोहराती हूँ कि अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और अच्छी गुजारें। इसका मकसद भी यही है कि जितना आजकल हमारा मसरूफ़ दौर हो चुका है, जितना टेंशनों वाला हमारा आज का दौर हो चुका है ना, उसमें सिर्फ इतने जुमले ही बोल देना मेरे ख्याल से हमारे दिल के लिए काफ़ी होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हमने अच्छा काम करना है दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, तभी ये मुआशरा भी संवर सकता है, अच्छा हो सकता है। तो जनाब ये एक पैगाम था जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आप तरह बात कर रही थी मैं मौसम के हवाले से, और आपको पता है कि जब मौसम चेंज होता है तो अपने साथ बहुत सी जो मौसमी बीमारियां हैं वो लेकर आता है। फ्लू, खांसी, ज़ुकाम ही हो जाता है। इवन दो कि आजकल हम डेंगू वायरस ने और कोरोना वायरस ने हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। तो ऐसे मौसम में अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी अलामात ज़ाहिर होना तो एटलीस्ट डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए और ख़ुद ही इलाज करने से परहेज़ करनी चाहिए। हमें हमारे यहाँ खुद से ही मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं। हमें कुछ भी हो तो हम सबसे पहले घर में देखते हैं कि घर में कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई है और वो हम लोग फौरन से खा लेते हैं, या किसी को भी भेज के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवा लेते हैं। तो हमारे यहाँ मशवरे देने का भी जो रवाज है ना, वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है कि अगर किसी को एक मेडिसिन से आराम आ जाता है तो वो दूसरों को भी वही मेडिसिन रिकमेंड कर देता है। अगर खांसी है तो कोई ये वाला सिरप पी लें, दर्द है, सर में दर्द है तो फला मेडिसिन खा लें। लेकिन कानूनी तौर पर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन बेचना या फिर ख़रीदना जुर्म करार दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ बीमारी का नाम बताकर कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं ओवर द काउंटर, और अक्सर औकात सेल्फ मेडिकेशन का नतीजा जो है इंतहाई ख़तरनाक निकलता है। तो कभी ओवरडोजेस की वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो कभी गलत मेडिसिन के इस्तेमाल से बहुत नुकसान हो सकता है हमारी सेहत पर। तो सेल्फ मेडिकेशन कितनी ख़तरनाक है और उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रवाज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कोई भी हमें मामूली सा भी दर्द है या कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो हम फ़ौरन से सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाते हैं। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने ये मसला ये उठाया है, और ये हर घर घर का मसला है। हाँ जी। ज़रा सी कोई प्रॉब्लम होती है फ़ौरन कोई ना कोई मेडिसिन जो घर में पड़ी है, या फिर ये होता है कि हम देखते हैं कि जी फलां मेडिसिन पहले इस्तेमाल जैसे जिक्र किया तो हम ले लेते हैं। असल में जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ना, वो इसी तरह है कि जिस तरह कोई कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टू टू या सुर्ख लाइट बंद शुरू हो जाती है। इसका हल ये नहीं है कि आप सुर्ख लाइट को बंद कर दें या टू टू को ख़त्म कर दें। सुर्ख लाइट जो है वो इसी तरह है जिस तरह जिस्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसकी साइन है, निशानी है। उसको देख के हम कह सकते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। टू टू एक सिम्टम है, साइन वो है जो डॉक्टर देख सकता है।
सिम्टम्स वो है जो मरीज़ डॉक्टर को बताता है कि जी मुझे सर दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द है। उसके बाद फिर डॉक्टर का काम शुरू होता है कि उसने देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, ये असल मसला तो हमने प्रॉब्लम जांचना है ना, बिल्कुल उसको डायग्नोज करना, तशखीस करके उसके बाद मेडिसिन देनी है। अभी ये तो नहीं है ना कि पेट की दर्द है तो फौरन तौर पर पेट दर्द की दवा दे दें। क्यों दर्द हो रही है, फ़र्ज़ करें अब खुदा न खास्ता हमने देखे हैं ऐसे केस जो अपेंडिसाइटिस के होते हैं। अभी आप देखें कि अपेंडिसाइटिस एक ऐसा सिग्नल अल्लाह ताला ने दे दिया है कि उसको फौरी तौर पर तशखीस करके उसका ट्रीटमेंट करें, जो भी है उसका सर्जरी है, मतलब उसको डिले नहीं करना, खुद नहीं। आप अगर अपेंडिसाइटिस को डिले करेंगे तो वो उसके ख़तरनाक नताइज, फट भी सकती है अपेंडिक्स, सारी सिलसिले। इसी तरह टाइफाइड एक प्रॉब्लम है, उसमें भी पेट दर्द होता है और उसकी भी परफोरेशन अगर हो जाए तो खासा ख़तरनाक एक सूरत हाल बनती है। हम लोग जो हैं हम शॉर्टकट बड़े ढूंढते हैं, हम समझते हैं कि जी ये फ़ौरन दर्द हो रही है ठीक कर लें तो जो पैसा बचा लें। पैसा बचा नहीं रहे, हम ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि हम साइन सिम्टम्स को अपने तौर पे नहीं, ये डॉक्टर का काम है, ज़रूर उसके डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और उसके बाद जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको आप इस्तेमाल करें। और किस तरह इस्तेमाल करें इसका भी तरीका है। अंडर डोजेज भी ख़तरनाक है, मेडिसिन की ओवर डोजेज भी ख़तरनाक है। अगर कोई पेशेंट है उसको किसी डॉक्टर ने उस तकलीफ़ के लिए मेडिसिन दी थी तो वो डॉक्टर बेहतर जानता है कि वो जो मेडिसिन उस तकलीफ, हो सकता है कोई और मसला हो उसको आपने मेडिसिन दी है तो वो सारा कर ले। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसी मकसद चीज़ है कि मेरे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग समझते हैं कि मुझे ये मसला है, मैं अपने तौर पे घर में पड़ी हुई की मेडिसिन इस्तेमाल कर, ठीक है ना। और वो मेडिसिन चाहे एक्सपायर्ड है या पुरानी पड़ी हुई है या उसके साथ अगर और प्रॉब्लम बंदे को हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल करें तो वो ख़तरनाक है। लेकिन मैं यही जानना चाहूँगी कि हमारी सेहत पर या हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात उसके हो सकते हैं जो हम लोग एंटीबायोटिक्स बेजा खाते रहते हैं। देखें, बात ये है, एंटीबायोटिक्स सबसे बड़ी बात है। आपको पता है कि इसकी अभी ऐसी एक स्टेज डेवलप हो चुकी है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी अक्सर एंटीबायोटिक्स जो हैं और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में हमने बेजा गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है और वो रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक जिन जरासीम के ऊपर इफेक्टिव थी वो अभी उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा गलत इस्तेमाल की वजह से, ओवर डोजेज की वजह से अपने तौर पे हमने इस्तेमाल की और आने वाले वक्तों में कोई एंटीबायोटिक नई नहीं बन रही और उसके नुकसानात इतने ज़्यादा होंगे कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हमारे पास एंटीबायोटिक कोई नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी हेल्थ की जो WHO इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है उसको हम कैसे ख़त्म करें। तो उसका तरीका यही है कि उसका इस्तेमाल जो है वो बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो ना किया जाए। ठीक है ना, सीने में जलन है, हम कहते हैं कि जी मामूली जलन है, चलें जी, वो अपने तौर पे ही अगर कोई मेडिकेशन ले ली है और ये पता चले बाद में कि जो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, और ऐसे केसेस हमने देखे हैं, वो सीने की जलन वो आम एंटीसिड ले के वो करना शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि उनकी ST एलिवेशन जो ECG करवाते हैं और उसकी डेथ भी हुई है। ये केस बाकायदा नोटेड हैं कि वो सीने की जलन समझ के वो मेडिसिन उन्होंने खाई है और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुई और उसकी वो हार्ट अटैक की वजह से है उसकी डेथ हुई है। तो ये मकसद है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है और इसमें हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी काम है कि वो काम करे, क्योंकि लोगों की सेहत जो है, ओवर द काउंटर भी तो हर चीज़ मिल जाती है ना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। देखें, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, अभी ओवर द काउंटर मेडिसिन का जो 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 इसका नाम लिया गया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। अभी इवन आप पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उसके भी नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पैरासीटामोल की डोजेज का किसी को नहीं पता कि कितनी डोजेज इसकी हम ले सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना जी। एक पैरासीटामोल गोली 500 मिलीग्राम की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा। आप देखेंगे लोग कितनी पैरासीटामोल यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई भी दर्द कुछ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं
और वो गुर्दे के ऊपर असरात कर रहे होते हैं, वो मैदे के ऊपर असरात कर रहे होते हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारी दर्द फौरी तौर पे वो ठीक हो गई है, जो भी मसला है, लेकिन उसके साथ अंदर की जो प्रॉब्लम है वो उसी तरह है। ऑर्गन्स को इफेक्ट कर वो रही होती हैं वो चीज़ें जाके। साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सारे, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को ये देखना चाहिए भी कोई भी मसला किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, वो Okay. साइन सिम्टम्स हैं, अच्छा। वो तो अल्लाह ताला की नेमत है। दर्द अल्लाह की नेमत है। जी जी। दर्द की वजह से ही आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं ना। कुदरत एक निज़ाम बनाया हुआ है ना, तो वो निज़ाम जो है वो आप अपने तौर पे नहीं कर सकते। जिसका काम है उसको करने दें। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कुएं के मेंढक ना बने। कुएं का मेंढक जो है वो कहता है जी, वो समुंदर का मेंढक आया, उसने कहा जी समुंदर बहुत बड़ा होता है, उसने कहा इससे बड़ा नहीं हो सकता, एक किनारे से दूसरे तो ये हम कुएं के मेंढक हैं। जो प्रॉब्लम्स को हम जिस तरह हम लेते हैं ना, तो लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, वो आप ज़हन में रखें। थोड़ा नॉलेज जो है वो नुकसान कर रहा होता है, ठीक है ना जी। और उसके बाद हम ये भी देखें कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसके साथ साथ जो है और चीज़ें भी डेवलप हो रही होती हैं। और डॉक्टरों को पता होना चाहिए, किसी भी इलाके में कोई भी बीमारी शुरू हो गई है तो उसका स्टेटस का मालूम होना डॉक्टर को पता होना चाहिए, और उसके मुताबिक वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है कि जी ये प्रॉब्लम, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे क्या कोई नई चीज़ डेवलप हुई है। जिस तरह आपको पता कोविड का शुरू में उसके मसले मसाइल और लोगों को समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है, तो जब लोगों ने फौरी इंफॉर्मेशन आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ को दी, उन्होंने फिर रिसर्च करके WHO ने रिसर्च की और उन्होंने इसको अर्ली जो है वो फिर इसका सारा सिलसिला किया, इसकी बीमारी की रोकथाम के जो तरीके हैं वो किए। तो मैं यही मकसद इसमें समझ रहा हूँ कि जो आपके पास कोई भी मसला हो, अच्छा। उसमें जो कंसर्न बंदा है उसके पास ज़रूर जाएं। हम मेडिसिन पढ़ी होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत इल्म होता है हमारा कि ये जो टैबलेट है इसको दर्द के लिए कर सकते हैं, थोड़ा इल्म जो है वो नुकसान कर। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम मतलब अगर फ्लू है या सर दर्द है या हल्का सा बुखार हो गया तो हम वो खा लें। अच्छा, वो प्रॉब्लम भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये प्रॉब्लम ये होती है कि सर दर्द की हमें वजह अपने तौर पे नहीं पता लग सकती कि क्या है। अभी सर दर्द फ़र्ज़ करें कि आपका ब्लड प्रेशर इतना ऊपर जा रहा है और आप सर दर्द की मेडिसिन खा के तो उसको वक्ती तौर पे तो रिलीव कर देते हैं, लेकिन बाद में ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। फिर इसी तरह और मकसद प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको मामूली चीज़ समझ, मैंने वही तो बताया ना, जैसे आपने वो जलन की गोली खा ली है दर्द जलन के लिए मैदे में, तो वो बाद में पता चला कि हार्ट अटैक हुआ, सही, ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको असेस करना बड़ा ज़रूरी है वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप लेके उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर को बताएंगे जी ये मुझे हुआ था, मैंने ये टैबलेट ली, वो फिर असेस कर ले कि इसकी जो काज है वो क्या है। असल जो चीज़ है वो काज को मालूम करना है। जब आप काज मालूम कर लेते हैं फिर कोई मसला नहीं है, फिर उसकी कुछ ना कुछ तरीक़ेकार जो है हम कर लेते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ले सकते हैं, लेकिन आप वो सिम्टम्स जो हैं, वो बीमारी जो है उसको आप मास्क कर देते हैं, ठीक है ना। बीमारी मास्क हो गई, वक्ती तौर पे मेडिसिन ले ली, दर्द ठीक हो गई, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि जी मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाते आप। अभी देखें ना, कई ऐसी कंडीशंस हैं जिसको अगर आप वक्ती तौर पे मेडिसिन लेकर रोक लेते हैं लेकिन वो ख़तरनाक हो जाती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है, उसको अगर आप मेडिसिन लेके फॉर द टाइम बीइंग वो रिलीव कर देते हैं, अच्छा। लेकिन वो ऐसे वक्त पे होता है जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो उसका जो इंटेस्टीन्स हैं उसमें गैंग्रीन हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, अच्छा। ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसी सूरत हाल मैं समझता हूँ, और बड़ा अहम सब्जेक्ट है। लोग कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। फार्मेसी वाले लोग जो हैं वो लोग आते हैं, उनको तकलीफ बताते हैं, वो मेडिसिन और वो खुद ही सजेस्ट कर देते हैं, हाँ ये आप ये घर ले जाओ, खा लें, आपको रिलीफ मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे हर घर में ना 2-2, 3-3 डॉक्टर्स मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे, डिग्री नहीं है लेकिन वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है, नहीं मानना पड़ेगा। उसकी वजह है कि वो बड़े डॉक्टरों से भी ज़्यादा मशवरे देने वाले होते हैं। एक दूसरी चीज़ एक और होती है कि प्रॉब्लम हुई है ना, तो फौरी फलां बुजुर्ग हैं उनसे दम करवा लें, फलां जनाब जगह पे जाके तो ये चीज़ें भी बड़ी ख़तरनाक हैं। ये भी बीमारी की इसको डिले कर दी है, उसकी अर्ली डायग्नोसिस।
असल बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बीमारी की अर्ली तशखीस कर लें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना हो, उसका बर्डन कम हो जाता है अगर आप अर्ली तशखीस कर लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी अगर आगे सर्दी आने वाली है, सर्दियों में आपको पता है बच्चों को फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, उनको भी हम सिरप्स खुद से ही पिला रहे होते हैं, ये भी पिलाना? अभी ये देखें कि कफ सिरप्स जो हैं, हाँ जी, वो अभी लेटेस्ट हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो है थोड़ी बहुत कफ जो है वो फ़ायदेमंद होती है, ठीक है, क्योंकि उससे जो सिक्रीशंस होती हैं वो बाहर आती हैं और सारा सिलसिला, क्योंकि कुदरत का निज़ाम भी है ना, हम नेचर को अगेंस्ट ना जाए ना, बात चीज़ें नेचर ने अपने हिसाब से बनाई हुई हैं। बिल्कुल। तो अगर खांसी है तो फौरी तौर पे अगर आप ऐसी मेडिसिन दे देंगी जो नुकसानदेह हैं, एंटीहिस्टामीन बच्चों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर कफ सीरप में एंटीहिस्टामीन है, छोटे बच्चों में कंट्राइंडिकेटेड है उसका कफ सीरप जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो हर्बल चीज़ें हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हालांकि उसका पता ही नहीं होता कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, उसकी रिसर्च कोई नहीं है ना। हम ये समझ रहे हैं ये सिंपल सी है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ये ले लें, चाहे वो आप शहद वाला पानी कर लेते हैं या लेमन डाल लेते हैं या और टोटके होते हैं, टोटके जो है, अभी टोटकों की रिसर्च कोई नहीं है ना, अभी रिसर्च नहीं है, उसका पता कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि उसकी बीमारी को आप मास्क कर रहे हैं, उसके सिम्टम को मास्क कर देते हैं, और वो असल जो डॉक्टर के पास जाना होता है वो हम जाते नहीं है। कुदरत तो कह रही है भाई आपकी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, डॉक्टर से रब्ता करें। कुदरत ने निज़ाम बनाया ना दुनिया का चलने के लिए, और डॉक्टर कुदरत नहीं बनाए, ठीक है, बीमारी भी कुदरत की तरफ से है, उसका एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई भी मसला है आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको चेक करने दें, उसको तशख़ीस करने दें, बल्कि उसको ये ना बताएं कि जी मुझे ये बीमारी हो गई है। हमारे गूगल डॉक्टर हैं आजकल, वो गूगल से स्टडी करते हैं, सिम्टम पढ़ते हैं, मेडिसिन भी खुद ही गूगल से। बात आ गई ना सर, हर घर में 2 से 3 जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन ये करना बहुत ही गैर मुनासिब है और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। डॉक्टर अरशद हुमायूं, फैमिली फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि आपने इसका कितना इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज 15 सितंबर है और पूरी दुनिया में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जिसका मकसद आलमी सतह पर जमहूरियत की राह में हायल होने वाली रुकावटों को दूर करने के साथ साथ ऐसे इकदाम भी उठाना है जिनसे उन अनासर का इजाला हो सके जो जमहूरी निज़ाम के परवान चढ़ने की राह में बड़ी रुकावट साबित होते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो 35% आलमी आबादी जो है वो आमराना तसल्लुत के बाइस जमहूरियत से महरूम है, जबकि सिर्फ 8% आबादी मुकम्मल जमहूरी ममालिक से है। और अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो क़याम पाकिस्तान के बाद से ही इक़्तिदार के ऐवानों में एक रसाकशी शुरू हो चुकी थी। वडेरा शाही एक तरफ थी, लिबरल्स दूसरी तरफ थे, और तीसरी जानिब कायदे आज़म का मुजव्वज़ा निज़ाम हुकूमत लाने के हामी अफराद थे। बाद-ए-ज़ा हमने देखा कि मुल्क की बागडोर जो थी वो फौज के हाथों में भी रही और मुल्क पर कई साल तक अस्करी हुक्मरानी कायम रही थी। और ये हकीकत अपनी जगह अहम है कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत अभी तक 5 साल पूरे नहीं कर सके सिवाय साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के, लेकिन उनके दौर में भी 2 वज़ीर आज़म थे। ये भी हमने देखा है कि हुकूमत जमहूरी हो या फिर गैर जमहूरी, जमहूर की राय बुरी तरह मुतासिर हुई है। कौमी फैसलों में अवामी राय को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। और आज जब दुनिया में वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है तो इस मौके पर मुमलकत खुदादाद में जमहूरी कदरों की सूरत हाल पर गौर करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए हमने आज दावत दे रखी है प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब को। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने इस सब्जेक्ट में अमेरिका से PhD कर रखी है, तो उनको वेलकम कहते हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। खान साहब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है। कुछ चीजें मैंने एलेबोरेट करनी है इस दिन के लिहाज से, कुछ आप बताइए इस दिन का मनाने का एक्चुअली मकसद क्या है जो हमें नजर नहीं आ रहा?
देखें, सबसे अच्छी बात तो ये कि इसका आगाज़ जो है वो ज़रा एशिया से हुआ। जी। फ़िलिपाइन है और फ़िलिपाइन में कोई 2 डेकेड्स पे मुश्तमिल एक फ़ौजी हुक्मरान थे, फर्डिनेंड मार्कस। ठीक। उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, फिर वहाँ खातून वज़ीर आज़म आई, अच्छा। कोरिया कीनो, और बड़े अरसे के बाद फ़िलिपाइन में डेमोक्रेटिक कल्चर जो था वो परवान चढ़ा। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि अब इसको सेलिब्रेट किया जाए। फिर उन्होंने कोशिशें की, कतर भी हमारा जो दोस्त मुल्क है वो शामिल हो गया। तो बिल आखिर लेट 90s में यूएनओ ने, जनरल असम्बली ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन की, अच्छा, कि इस दिन को हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। 2007 में तो फिर बाकायदा इसका आगाज़ हो गया, और मकसद यही था कि पूरी दुनिया को ये शऊर दिया जाए और ये आगाही दी जाए कि जमहूरी निज़ाम क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। आपने अपने इंट्रो में बड़ी तफसील से और बड़े शानदार अल्फाज में बयान किया कि ये जो तसव्वुर था ना अवामी हाकमियत का, कि ताकत का जो सरचश्मा है वो तो अवाम है। और ज़ाहिर दुनिया में बादशाहतें रहीं, जैसे अभी भी आपने कहा मिलिट्री डिक्टेटर्स भी हैं, बादशाहतें भी हैं, और थोड़े ममालिक ऐसे हैं जिनमें एक बड़ा मजबूत जमहूरी निज़ाम है। तो जमहूरियत हम बुनियादी तौर पर तो सियासी निज़ाम को भी कहते हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो ये एक तर्ज़ मुआशरत है, ये एक रवैये का नाम है कि हम कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के लिए तहम्मुल बुर्दबारी पैदा करते हैं और कितनी स्पेस निकालते हैं किसी दूसरे के लिए। और ये रवैया जो है ये हमारे घर से शुरू होता है। हम अपने बच्चों से किस तरह मामला करते हैं, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, हम जहाँ जॉब करते हैं, वर्क प्लेस पे क्या हम दूसरों की सुनते हैं, ये दूसरे हमारी सुनते हैं। तो बेसिकली तो ये मैं कहूँगा कि एक माशरती एक आपका बिहेवियर है। अच्छा। कि आप दूसरों को इज्जत दें, उनको एहतराम दें, और फैसले करने में आप दूसरों की राय का भी एहतराम करें। जब इसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं सियासी निज़ाम में, तो ये बुनियाद बन जाती है कि भाई लोग जो हैं उनकी राय का एहतराम होना चाहिए। और फिर ऐसे तरीके वज़ा किए जाते हैं जिसमें जो फैसला साज हैं वो ख़ुद को बाख्तियार न समझें, सही, वो ये समझें कि उनका ये इख्तियार उनको तफवीज़ किया है, और तफवीज़ करने वाले कोई ताकतवर लोग नहीं हैं, कोई जैसा भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वडेरे नहीं है, वो आम लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी अब हुकूमत जिसको हम कहते हैं इसके पास इतनी ताकत होती है, लेकिन वो इख्तियार उन कमज़ोर लोगों से मिलता है उनको। बेसिकली तो फिर देखें जमहूरियत ये हुई कि वही कमज़ोर लोग जो आपको अपने फैसले करने का इख्तियार देते हैं, तो फिर आप उनके हक में फैसले करें। बिल्कुल। और ऐसे फैसले करें जिनसे उनका मफाद वाबस्ता हो, उनकी वेलफेयर वाबस्ता हो, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से काम करें। हाँ जी। तो लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ही है कि जब अवाम किसी को ले आते हैं इक़्तिदार में, तो वो ये बुनियादी और पहला सबक भूल जाते हैं। फिर हुआ ये कि पूरी दुनिया में, जैसे मैं अब उन लोगों में से हूँ, ज़ाहिर मैं तालिब इल्म हूँ बड़े अरसे से, मैं कहता हूँ जमहूरियत क्राइसिस में है। ये हमारे यहाँ ही नहीं, अब अमेरिका में आप देखें डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन का नतीजा अभी तक नहीं मान रहे। अभी आपने बरतानिया में देखा ब्रेक्जिट के बाद कुछ चौथे प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं। बिल्कुल। और बुनियादी वजह यही है कि जमहूरियत 2 चीज़ों से जुड़ी हुई है बुनियादी तौर पर, एक सलामती से जुड़ी हुई है और एक आज़ादी से जुड़ी हुई है, कि लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ यही नहीं है कि उनको कोई डर है जान का या ज़ख्मी हो, आपने उनको खुराक का भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनको रहने का भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी छत का भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनके एहतराम उसका भी तहफ़्फ़ुज़ है। जब लोग खुद को सिक्योरिटी फील नहीं करेंगे कहीं, और वो महसूस करेंगे कि जिसको सुबह की फ़िक्र होगी, जिसको शाम की, तो ये आप उसको तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे रहे। आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बात करने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की आज़ादी, और बग़ैर खौफ व ख़तर के कि आप जो बात कर रहे हैं वो अपने माफ़ी ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं, आपको कहीं से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई लेकिन ये दोनों जो नज़रियात है ना इस वक्त ये इसमें लैग कर रहे हैं, खतरे में है इस वक्त। खास तौर पे हमारे जैसे जो ममालिक है ना, जो तरक्की पजीर ममालिक है, हमारे यहाँ जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना वो तो बड़ा हाई हो जाता है। हमारे यहाँ ये पेश किया जाता है कि शायद सब मसलों का हल जो है ना फिर यही जमहूरियत है और ये निकाल लेगी, लेकिन हम देखते हैं कि मसले दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं बजाय कम होने। एक बुरहान से निकलते हैं तो एक और बुरहान में पहुंच जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ अभी भी हमने जमहूरियत को हमने किसी हद तक आइन में तो शामिल कर लिया, उस स्टैचूस भी बना दिए, इसको हमने अपने दिमाग और दिल में नहीं शामिल किया। हमने ये तो सोच लिया कि ये टूल है ऊपर जाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि रिपब्लिकन, जैसे हमारे मुल्क का नाम रिपब्लिक है,
इसका माना ये होता है कि अब अपने, जैसे मसलन मैं वैसे फादर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूँ या कोशिश करता हूँ, या लोग अपने बहन भाइयों के लिए। रिपब्लिक में या डेमोक्रेसी में होता है कि आप उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों की भलाई सोचते हैं जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं होता, उनसे कोई आपका ज़ाती ताल्लुक नहीं होता। आपसे ताल्लुक ये होता है कि वो अवामुन नास हैं या आम लोग हैं, और वो आपको अगर इक़्तिदार में लेके आना चाहते हैं तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जैक्टली, और वो भी आपके ऊपर एतमाद करके ही आपको लेकर आते हैं इक़्तिदार में, और फिर आपका भी बनता है कि ये गिव एंड टेक का मामला है कि आपने वापस उनको किस तरह करना है। लेकिन क्या सर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये फ़र्क जो है जमहूरियत का और गैर जमहूरियत का फ़र्क जो हुक्मरानी में होता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई यूँ कर सकते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो दोनों निज़ाम जो हैं हमें दिखाई देते हैं दुनिया में। असल बात होती है उसको आप इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा, अब आपने देखा होगा किचन में हमारे हर घर में नाइफ और चाकू तो होता है ना, छुरी, हम उसे सब्जी काटते हैं, सेब काटते हैं, अपने फल काटते हैं, लेकिन अगर वही हम किसी के पेट में घोंप दें, उसी से हम किसी को इंजर्ड कर दें, तो मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी को भी अगर आप मिसयूज़ करेंगे और ताकत को अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और ताकत को अख्तियार समझ के इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका आप मिसयूज़ करेंगे। ठीक है। बेहतरीन जमहूरियत जो है वो ये जितनी अवाम के ज़्यादा करीब होगी ना, आप इसको जितना करीब लाएंगे और अवाम को ज़्यादा शमूलियत का मौका देंगे और उनमें ये एहसास पैदा करेंगे कि उनकी मर्जी के बगैर उन पे ना तो हुकूमत की जा सकती है ना कोई कानून बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना आप किसी निज़ाम हुकूमत को लोगों से दूर ले जाएंगे ना, और आपका ख्याल ये होगा कि नहीं लोगों पे मुसल्लत की जाए कोई चीज़ उनकी मंशी और मर्जी के खिलाफ, उसे आप फिर बादशाह कह दें, उसे आप डिक्टेटरशिप कह दें या कोई और नाम दे लें, तो बेहतरीन जो अब तक इंसान ने जो सोचा या तख्लीक किया वो यही किया है कि इंसान आपस में मिलजुल के अपने बारे में जो जिस तरह का निज़ाम वो पसंद करते हैं और जिसमें सबसे बुनियादी फ़ौक़ियत आवाम की राय के एहतराम को हो। अब दुनिया ने फिर ये भी तरीके निकाल लिए कि अगर अवामी हुकूमत में आने के ज़िम्मेदार हैं तो फिर अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या इसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो उसको इख्तियार किया। और हमारे जैसे मुल्कों ने तो ये किया कि अवाम को हमने बाशऊर ही नहीं बनाया। जैसे आज के दिन की निस्बत से जो आपने पूछा था, अवाम को अगर आप तालीम से बहरावर नहीं करेंगे, अवाम को अगर आप उनके हकूक़ से आशना नहीं करेंगे, अवाम को अगर आप यकसा मौक़े नहीं देंगे। आप देख लें हमारे जैसे मुल्क में इतना बड़ा मुल्क है, हम 24 करोड़ के करीब हैं और तालीमी इदारे देखें तो उसके हिसाब से वो 150-200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऊँट के मुँह में राय के बराबर। हमें लोगों को तालीम याफ्ता करना है, तालीम याफ्ता होंगे तो वो महज़ब होंगे। उनके लिए फिर मौक़े हमने यकसा देने हैं। अब ये नहीं है कि कोई एक दूर दराज में है तो उसको वो मौक़े मुयस्सर नहीं है। हमें कम से कम तालीम के, सेहत के और रोज़गार के मौक़े तो ये सोचे समझे बगैर कि कौन कहाँ रह रहा है, उसकी नस्ल, उसका रंग, उसका मज़हब, उसका क्या है, ये हम नहीं पैदा कर पाए अभी भी हमारे यहाँ। लेकिन इसकी क्या वजह है सर, आपको क्या लगता है? मतलब हम देखते हैं कि जब कोई पार्टी हुक्मरान जो पार्टी होती है वो अगर अपोजिशन में होती है तो इस तरह के बहुत नारे लगाए जाते हैं कि हम अपनी आवाम के साथ हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनको अच्छी फलाह बहबूद उनकी की जाएगी, आज़ादी की बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, मीडिया की आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, बुनियादी वजह तो मैं ये कहूँगा कि अगर अवाम बाशऊर हो ना जी, और वो समझते हों कि उनके हकूक़ क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं, तो वो इतनी आसानी से ट्रैप में नहीं आते। अब देखें मगरिब में भी ये नहीं कि डेमोक्रेसी डिलीवर करती है। अब जो हमारे मसाइल हैं ना इस वक्त, गैस की प्राइसेस के, बिजली की महंगाई है, इकोनॉमी का इशू है, यही इशू आपने देखा अभी जो नई वज़ीर आज़म आई हैं बरतानिया की, लीज़ा ट्रस्ट, उन्होंने ये बातें की, 2-3 अहम बातें। अमेरिका में ये इशू है, लेकिन अवाम को शऊर है। वहाँ जो मीडिया रोल प्ले करता है, वहाँ जो तालीमी इदारे रोल प्ले करते हैं, ये सियासी जमातें खुद तरबियत करती हैं अवाम की, उनके लीडर्स तरबियत करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अवाम को ऐसी चीज़ों से कोशिश ये की जाती है कि इनको दूर रखा जाए, फिर इनको खुशकुन नारे दिए जाते हैं। बिल्कुल। फिर कोई कहता है हम आपके इलाके को पेरिस बना देंगे, कोई कहता है हम ये बना देंगे। तो मुझे लगता है कि हमने खुद अपने अवाम को ना उनको सही रहनुमाई नहीं की। अच्छा। ना तो हमारा सियासी निज़ाम ऐसा है, ना हमारे लीडर्स ऐसे हैं। और जैसे आपने फरमाया कि हमारे ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी टोन बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनको चूंकि जब अवाम से मतलब होता है, इनको पता होता है कि अवाम से हमने इक़्तिदार में आना है वोट के ज़रिए, तो फिर ये उनके वारी वारी जाते हैं।
अच्छा, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो फिर वो मसाइल बताना शुरू कर देते हैं कि हमें तो इन मसाइल का सामना है, इन मसाइल का सामना है। मसाइल का सामना हुक्मरानों को नहीं होता, मसाइल फेस करने होते हैं आम आदमी को, आम लोगों को। बदकिस्मती ये है कि ये जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पाती। आम आदमी इसीलिए ज़्यादा आपने देखा हमारे जुड़ा हुआ नहीं है जमहूरियत से। बिल्कुल ऐसे अभी आपने अपने इंट्रो में सही फरमाया कि कभी तो हमारे यहाँ फौजी हुकूमतें होती हैं तो कभी सिविलियंस, लेकिन अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर जमहूरियत नहीं रही तो वो कभी नहीं आए इस हवाले से कि हमारा कोई नुकसान हो गया है। इसलिए कि जमहूरियत अगर उनको डिलीवर कर रही होती, उनको कोई रोज़गार की, तालीम की, सेहत की सहूलतें दे रही होती, या कम से कम उनकी चले खुराक की ज़रूरतें पूरी कर रही होती। सुबह एक ट्रक आता है जो दूध छोड़ जाता है, दही दे जाता है। अब जमहूरियत नहीं रही तो वो ट्रक नहीं आएगा तो लोग कहेंगे भी आज तो फिर हमने बदकिस्मती से जो बुनियादी फ़लसफ़ा था ना इसका, वो देखें खिदमत का है। सियासत वैसे तो बदनाम है और बुरे मानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब ये देखें सुबह से शाम तक आप अगर दूसरों के लिए फ़ोन करते हैं, दूसरों के मसाइल के लिए, अभी जैसे सैलाब आए हुए तो आप लोग देख रहे हैं बाज़ लोग बड़ी अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, और यानी अगर इसको खिदमत के जज्बे से किया जाए तो ये इबादत भी है। लेकिन अगर झूठ के सारे किया जाए, खुशकुन नारों के ज़रिए किया जाए, अवाम को वर्गलाने के लिए किया जाए, तो फिर जो मुल्क के हालात हमारे इस वक्त हुए हैं, आपने सही कहा कि पिछले तो कई एतबार से हमारे डेमोक्रेसी है ना जैसे तैसी करके, लेकिन बजाय हालात बेहतर होने के वर्स्ट होते जा रहे हैं, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर हमने देखा पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहा जाता है। इस्लाम में जमहूरियत के बारे में क्या कहा गया है जिसकी हम लोग पैरवी नहीं कर पा रहे? पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, यहाँ लोग कम समझते हैं। देखें जमहूरी जो है, जमहूरियत मगरबी तस्वुर है। ज़ाहिर है मैं इसका तालिब इल्म हूँ तो मैं तो इसकी 3500 साल की तारीख ग्रीक से शुरू करूँगा। अब मुझे कई दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत है, तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अगर शाम को कहीं खाने पे जा रहा हूँ और मेरा डिनर है और आप मुझसे पूछते हैं कि शबीर साहब डिनर पे मुर्ग छोले होंगे, और मैं आपसे कहूँ कि यार ये तो नहीं होंगे, तो आप कहेंगे ये कैसे डिनर है? अगर आपको मुर्ग चने पसंद है तो। लेकिन आप ये मुझसे नहीं पूछ रहे कि उस डिनर पे, उस टेबल पे और क्या क्या कुछ होगा, और दुनिया की अनवा अक़साम की चीज़ें होंगी। इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है वो जमहूरियत से भी कहीं आला है। अगर आप जमहूरियत को देखें जो मगरबी है, ये इसको मलम्मा कारी कहते हैं। जैसे अब बर्तनों को नहीं आप वो कली करवा लेते तो उनमें चमक आ जाती है, अंदर से वो वैसे ही रहते हैं। हम बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने जो निज़ाम हमारा सियासी मजहबी है उसको भी हमने नहीं समझा। उसका भी असूल यही है कि आप लोगों की राय का एहतराम करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं एक यहाँ कोट करता हूँ आपको, जो पहले खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनका पहला एड्रेस है, उसकी एक लाइन में आपको बयान करता हूँ। वो खलीफा बने, अच्छा, और वो जो लोग सामने बैठे हुए उनमें वो लोग बैठे हुए जिनको मुखातिब हैं, और वो कह रहे हैं कि आप में से जो ताकतवर है ना, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है, और आप में जो सबसे कमज़ोर बैठा हुआ है ना वो मेरे लिए ताकतवर है। उस वक्त तक कि मैं ताकतवर से उसका हक जो कमज़ोर का उसने छीना हुआ उसको लेके न दूँ। मुझे बताएं ये दुनिया की मगरबी जमहूरियत में कोई हुक्मरान ये बात नहीं करेगा। वो हुक्मरान तो आया ही उन ताकतवर लोगों की उनकी मदद से है, तो हम उसको भी भूल गए हैं। उसमें भी एहतराम आदमियत है, एहतराम इंसानियत है, लोगों का शुराई निज़ाम है कि आप लोगों की मुशावरत से चलते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हमने चले ये मगरिब से उधार ले लिया निज़ाम, लेकिन हम इसकी सही नकल भी नहीं कर पाए। उसमें से जो हमारे फायदे की चीजें हम वो निकाल लेते हैं और उस पर पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जिस तरह का निज़ाम है उसको उसी तरह लेकर चलना चाहिए। डेमोक्रेसी डे, आज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है, उस पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की है। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और इस खास दिन के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जनाब, शहर लाहौर के मसाइल की अगर बात की जाए ना, तो शहरियों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं, और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे न होने के बराबर है। और जो एक
दो है मंसूबे, वो भी आवाम को सहूलत देने में नाकाम नजर आते हैं। अरबों रुपए के खतीर रकूम से बनने वाले जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है वो 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी मुल्हिका मंसूबे अपने मुकम्मल नहीं कर पाई है। और एक जानिब हम देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन में सफर करने वालों को फीडर रूट्स ना होने का मसला है, तो दूसरी जानिब स्टेशंस के साथ पार्किंग का इंतजाम ना होना एक संगीन मसला है, जिसकी वजह मेट्रो ट्रेन मंसूबा अपनी इफादियत खोता जा रहा है। तो स्टेशंस के बाहर मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी करने के लिए ताहाल जगह दस्तयाब नहीं है, जबकि इस मंसूबे में हर स्टेशन पर पार्किंग की गुंजाइश फराहम करना शामिल थी। स्टेशंस पर पार्किंग के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की गई है, हत्ता के अमले के लिए भी वहां पर पार्किंग मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब नजर दौड़ाई जाए तो ऑरेंज ट्रेन स्टेशंस के बाहर तजावुजात की भरमार है और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स वहां पर बन चुके हैं। LDA ने 3,66,13,000 रुपए का तखमीना भी तैयार किया था और उस तखमीना लागत से पार्किंग बनाई जानी थी, वॉक वे एरियाज बनाए जाने थे, ड्रेन्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाना था। तो ये सारा मामला है क्या, फंड्स कहां पर जनाब खर्च हुए हैं, फीडर रूट्स और पार्किंग का जो मसला है 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी हल क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, ये जो ऑरेंज ट्रेन का मसला है ये 1.5 साल गुजर गया, मुझे लगता है आगे 5 साल भी गुजर जाएंगे तो ये मसले ऐसे ही रहेंगे। शुक्रिया मुनीबा आसिफ, पहले आपने वैसे 10 साल कहा था, अब आप कह रही हैं कि 5 मैंने कहा थोड़ा सा कम कर लूं शायद अच्छा हो जाए। हाँ, 5 साल 10 साल जब तक हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देगी ये मसले नहीं हल होने वाले। अच्छा, ये शायद हुकूमत इसलिए मसले पैदा कर रही है कि हम खबरें देते रहें, अच्छा। इनको बार बार बताते रहें कि आपने ये मसले पैदा किए हुए हैं, खुदारा इनको हल करें। अच्छा। लेकिन हुकूमत कोई भी हो ये करती वैसे इसी तरह की रविश ही उनकी होती है कि जो पहले मंजूर कर देते हैं फिर उसके ऊपर काम नहीं करते, किसी चीज़ को अधूरा छोड़ देते हैं। लाइक जब घर का कोई बंदा सब्जी लेने के लिए जाता है तो आलू भूल आता है, बाकी सारी चीज़ें ले आता है, इसी तरह की कुछ ये हुकूमत भी कर रही है। जब मुनीबा ऑरेंज ट्रेन का PC1 बनाया गया ना, जिसमें ये बताया जाना था कि ये पूरी ट्रेन किस तरह की होगी, उसमें जो हम ये देखते हैं एलिवेटेड ट्रैक है, अंडरग्राउंड ट्रैक है, पिलर्स बने हुए, इसके साथ साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट थे। लाइक ऑरेंज ट्रेन को आपस में कनेक्ट करना था मेट्रो बस के साथ, और जो दीगर फीडर रूट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना था। उसके लिए एक सबवे बनाया जाना था। अच्छा। कि अंडरग्राउंड रास्ते से दोनों को मिला दिया जाए, ये भी एक मंसूबे में शामिल था। इसी तरह रेलवे लाइन को ऑरेंज ट्रेन के साथ मिलाना था, हाजी कैंप के मुकाम पर एक ब्रिज के जरिए। अच्छा। ये भी मंसूबे में शामिल था। इसी तरह जब ये $1.62 बिलियन का PC1 पास हुआ था ना ऑरेंज ट्रेन का, उसमें यह भी शामिल था कि ऑरेंज ट्रेन के जो तमाम स्टेशन हैं वहां पर पार्किंग भी बनाई जाएगी। तो जिस तरह दीगर इससे मुल्हिका मंसूबों को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसी तरह ये पार्किंग का जो प्रोजेक्ट था उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर पार्किंग नहीं बनाई, लेकिन इसके जो मनफी असरात हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि जिस मकसद के लिए ऑरेंज ट्रेन बनाई गई थी कि शहर की सड़कों पर गाड़ियां कम हों, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, ट्रैफिक रवानी बेहतर हो, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट फराहम की जा सके, सिर्फ एक ये काम ना करने की वजह से वो जो तमाम तर इससे इस्तेफादा करना था वो सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया गया। अब इस वक्त ऑरेंज ट्रेन के 27 स्टेशन हैं, 2 स्टेशन पर पार्किंग मौजूद है। अच्छा। एक अंडरग्राउंड है, 24 स्टेशन को वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है, कोई पार्किंग का इंतजाम नहीं है। लाइक कोई शख्स अली टाउन पर मौजूद है, ठीक है, उसने अली टाउन से मुल्तान चुंगी जाना है, हम उसको सपोज करते हैं, वो कहता है कि मैं अपनी बाइक पे नहीं जाऊंगा, मैं ऑरेंज ट्रेन का सहारा लेता हूँ। अब वो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर कहां पर अपनी बाइक खड़ी करे, कौन उसका वाली वारस है, कौन उसकी हिफाजत करेगा वहां पे। बेसिकली तो जहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था, नंबर ऑफ टाइम्स आपके प्रोग्राम में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो टर्की, चाइना और दुबई से हमने इसका ऑरेंज ट्रेन का कॉन्सेप्ट लिया, वहां पे तो हर जगह पे पार्किंग मौजूद है और लोगों को फैसिलिटेट ही इसी तरह किया जाता है कि लोग अपनी गाड़ियों पे आएं, अपनी गाड़ी आप स्टेशन पे खड़ी करें, उसके बाद सारा दिन मास ट्रांजिट का इस्तेमाल करें और शाम को अपनी बाइक, गाड़ी, साइकिल जो भी आपके पास सवारी है आप उसको लेके घर चले जाएं, ताकि फ्यूल की जो कंजम्पशन है
वो कम हो, हम्म। फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है वो कम हो, उसके बाद लोगों का टाइम बचे, सड़कों के ऊपर गाड़ियों की रफ्तार कम हो, ट्रैफिक काउंट सर्वे में वो गाड़ियां कम हो। वो आपने ऑरेंज चेन बना दी, मेट्रो बस बना दी, ये सारी चीज़ों आप फिर भी अचीव नहीं कर सके कि आपने लाहौर की सड़कों पे रश किस तरह कम करना है। सिर्फ एक जीपीओ चौक का स्टेशन है जहां पे पार्किंग स्टैंड बनाया गया, वहां पर हमारे कुछ वकला हैं वो लाके गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। वहां पे भी जो लोग हैं वो जो कि ऑरेंज ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं है ना वहां पर। गाड़ी तो कोई भी वहां पे खड़ी कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है कि लोग आके अपनी गाड़ी वहां पे या बाइक वहां पे खड़ी करें तो उसको कोई टोकन सिस्टम किया जाए या पर्ची सिस्टम या कुछ भी जो भी निजाम राइज किया जाए। ऐसा तो कोई भी निजाम राइज ही नहीं हो सका मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर। जब ऑरेंज ट्रेन का साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इसका ट्रायल रन किया था डेरा गुजरा से लेके लक्ष्मी चौक तक, तब लक्ष्मी चौक में जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने ये बोला था कि हम हर जगह पे इसके पार्किंग स्टैंड बनाएंगे। बाकायदा उन्होंने उसके PC1 का हवाला दिया था कि हमने इसमें ये प्रोविजन रखी है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, बुज़दार साहब की हुकूमत में ट्रेन चल गई, बुज़दार साहब भी हुकूमत उनकी चली गई, उसके बाद हमजा साहब की हुकूमत चली गई, फिर उसके बाद परवेज लाई साहब की हुकूमत आ गई। अब उनके भी जाने में कुछ ही वक्त रह गया या अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मुद्दत पूरी करने में भी कम वक्त रह गया वैसे। तो ये एक काम नहीं हो सका जिसको इस वक्त बड़े सीरियस अंदाज में सोचने की जरूरत है कि एक तरफ जब आप शहर में अरबों रुपए का पैकेज मांग रहे हैं कि हमने इस जगह पर फ्लाईओवर बनाना है, इस जगह पर अंडरपास बनाना है, यहाँ पर हमें सेपरेट ग्रेड की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 फ्लाईओवर बनाने हैं, तो आप जितने मर्जी फ्लाईओवर बना लें, अगर लाहौर की शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ख़त्म नहीं होते तो ये किसी भी सूरत में आपके ये काबिल अमल किसी सूरत हो नहीं सकते। बाकी स्टेशंस पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं? अब आप प्राइवेटली जो रन कर रहे हैं, प्राइवेटली रन कर रहे हैं लोग या लोगों ने अज खुद पार्किंग स्टैंड बना दिए हैं, ये दोनों तरह की शिकायत हैं। मुनीबा, वो कहते हैं मरते क्या ना करते लोग, जो बाइक पे जो भी शख्स बाइक पे आया उसने ऑरेंज ट्रेन पे सफर करके जाना है, वो कहाँ पे खड़ी करेगा? वो अल्टीमेटली बाइक को ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के बाहर खड़ा करता है, उसके बाद अल्लाह ताला का नाम लेके उसके ऊपर फूंके मारता है, वो ऊपर जाके स्टेशन पे बैठ के अपना ट्रैवल शुरू कर देता है। उसके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ऑप्शन दी है कि अपनी सवारी को अल्लाह के सहारे पे छोड़ के आप ट्रैवल करना शुरू कर दें। उसके बाद बेचारा वापस आएगा और उसको नहीं पता कि बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसका किसी ने पेट्रोल निकाल लिया होगा या किसी ने शरारत से उसका टायर पंक्चर कर दिया होगा, कुछ इस तरह का उसको उस दिन एडवेंचर करने को मिलेगा। एक तो ऑरेंज ट्रेन का सफर उसको एडवेंचर मिलेगा, वापसी पे उसको अपनी गाड़ी या बाइक का एडवेंचर मिलेगा। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अगर आपने वाकई ही ऑरेंज ट्रेन को लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाना है और आप चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि इसका जो इसका इन्होंने रखा हुआ कि यहाँ पे इसमें इतने मुसाफिर सफ़र करें, लाइक 2.5 लाख मुसाफिरों का हदफ इन्होंने रखा हुआ है, रोज़ 67-68,000 सफ़र करते हैं, तो लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो ऑरेंज ट्रेन की तरफ रुख करना शुरू कर दें, तभी रेवेन्यू जनरेट होगा ना उससे। जिस तरह आप उसको सफेद हाथी बार बार बोलते हैं कि सफेद हाथी अपनी चीजें ही नहीं कर पा रहा, तो आप उसको फैसिलिटेट करेंगे लोगों को, तभी वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो फिर ही लोग आप मतलब हमें ही समझ आती है ज़हन, आप ही को, मेरे मुझे नहीं समझ आती। उनको समझ आती है। लास्ट टाइम भी जब आपने यही जिक्र किया ना ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, तो अरबाब इख्तियार में से एक बंदा कहता है कि आप इस तरह क्यों कहते हैं कि सिर्फ हमें समझ आती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको समझ आती है? कहते हैं हाँ जरूर आती है। तो मैंने कहा अमल क्यों नहीं करते? जब आपको समझ आती है तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते? समझ इनको सारी आती है, अगर समझ ना आती होती तो ये फिर इतने पैसे ना खर्चते। ऑरेंज ट्रेन का जब सारा चाइना से कर्जा आ गया, एक्सिम बैंक चाइना ने कर्ज दे दिया, इन्होंने वो लगा भी दिया, तो तब भी पार्किंग के ऊपर पैसे लगाए थे। फिर जब ऑरेंज ट्रेन फाल होगी, जिस तरह अभी आपने बताया कि फिर उसके बाद LDA ने 3 करोड़ रुपया लगाया सिर्फ GT रोड पे पार्किंग और वॉकवे एरियाज बनाने के लिए, ड्रेन सिस्टम बेहतर करने के लिए। फिर पैकेज 1 चबुर्जी से लेके अली टाउन तक वहां पे भी उन्होंने पैसे लगा दिए। पैसे लगाने में इनको पूरी समझ आती है, उसके बाद फिर वहां पे पार्किंग स्टैंड नहीं रहते। उस पैसे लगाने का फिर फायदा क्या है अगर उससे फायदा ही नहीं अवाम को खास तौर पर नहीं पहुंच रहा? तो वो जो लोग थड़ों पे बैठ के आपस में मुल्क की सियासत बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो पैसे मिट्टी हो गए,
तो वो जितने भी पैसे लगाए थे इन पार्किंग एरियाज के ऊपर वो मिट्टी हो गए, वो किसी काम नहीं आए। जो भी वहां पे उन्होंने पार्किंग एरियाज बनाए हुए थे, वहां पे इस वक्त रेहड़ियां खड़ी हैं, तजावुजात की भरमार है, हत्ता के लोगों ने वहां पे अपने आर्जी खोखे भी बना लिए। तो जिस जगह पे ऑलरेडी ये रेडी बाजार सज जाएं या तजावुजात बन जाएं या वहां पर रात के औकात में नशइयों के डेरे हों, तो वहां पे किसने अपनी पार्किंग उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना है? पार्किंग बनाने का भी तो एक निज़ाम है ना, कि जो भी शख्स वहां पे आके अपनी गाड़ी खड़ा है उसको कौन सी अथॉरिटी श्योरिटी दे रही है कि जब वो वापस आएगा तो वो उसको मिलेगी, इसी हालत में ही मिलेगी। बिल्कुल। जब लोगों के पास ये श्योरिटी नहीं है तो वो उस पार्किंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस ये दो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसको मुकम्मल करने के लिए आज तक सबसे ज्यादा अराजी एक्वायर की गई है। लोगों के घर, प्लाजे, मसाजिद, मंदिर, सबको मिसमार किया गया है, मिसमार करके अराजी एक्वायर की गई। और जब ये अराजी एक्वायर की गई तो उसमें पार्किंग के लिए भी अराजी एक्वायर की गई। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो अभी आपने हवाला दिया कि 3 करोड़ या 6 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने पार्किंग एरियाज बना दिए, उससे पहले भी करोड़ों रुपए लगा के उस पार्किंग के लिए अराजी एक्वायर कर चुके हैं। वो अराजी कहाँ पे है अब नहीं पता। लोगों ने जो अराजी हुकूमत ने एक्वायर करने के बावजूद प्राइवेट लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया दोबारा। उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल चेंज करके उसको दोबारा अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा बना लिया। पार्किंग एरिया खत्म हो गया। सही। अब तो इस वक्त ये इतना बड़ा इशू बन सकता है कि हुकूमत को इस पे होश के नाखुन लेने चाहिए कि उस वक्त जो हमने गैर मुल्की कर्ज से इतने महंगी जमीन खरीदी, आज वो जमीन कहाँ पे है? वो जमीन उसका कोई पता नहीं है। हालांकि उस जमीन पे जो प्लान था वो ये था कि हर स्टेशन पे 10 कम अज कम गाड़ियां और 50 मोटरसाइकिलें खड़ी करने की गुंजाइश रखेंगे ताकि कोई भी शख्स है वो आके वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सके। स्टेशंस जहां पर ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस बनाए गए हैं उनके बिल्कुल अकब में इस जगह को खरीदा गया था। पहले तो शुरू के दिनों में जब ऑरेंज ट्रेन बन रही थी या जब फाल हुई तो तब तो वहां पे टफ टाइल लगा के इन्होंने उसको अपने कब्जे में रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की ऑरेंज ट्रेन पर ग्रिप कमजोर होती गई। अब आप देखें जाके किसी दिन अली टाउन के स्टेशन पे जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो डेली विजिट भी करते हैं, जो ऑरेंज ट्रेन में सफर करते हैं। अली टाउन जो ऑरेंज ट्रेन का पहला और आखिरी स्टेशन है, वहां पे जो पार्किंग की जगह है वहां पे रेस्टोरेंट बन चुके हैं। लोग रात को वहां पे आके पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा। और इंतजामिया को पता नहीं है। इंतजामिया को आप कहते हैं इंतजामिया को पता नहीं, मैं कहता हूं कि इंतजामिया को सारा पता है। इंतजामिया को सारा पता है। अच्छा। वैसे ये ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, आंखें बंद की हुई हैं इन्होंने। इसमें फिर जब इनके ऊपर कुछ इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें ये खुद मुलव्वस हैं, तो फिर इस चीज के ऊपर ये एतराज करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमें खबर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो अगर आप शरीके जुर्म नहीं हैं तो फिर इसकी मुखबरी करें ना, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो जो करोड़ों रुपए मालियत की अराजी है उसको वोकेट करवाएं ना। क्यों आपने किसी रेस्टोरेंट को या किसी भी रेडी बान को या वहां पे रेडी बाजार क्यों बनवाए हुए हैं? और इसमें सिर्फ एक इदारा मुलव्वस नहीं है। अच्छा। सबसे पहले एलडीए जिसने ये अराजी खरीदी, ठीक है, वो जब अराजी खरीद ली तो एलडीए उसकी हिफाजत का जामिन है जब तक वो उसके नाम पे है। उसने अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंक्रोचमेंट को वहां से खत्म करे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के वो सड़कों के ऊपर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनने ही क्यों दे रही है। उसके बाद टीपा इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो में लाने के लिए उनके पास जो मैजिस्ट्रेट है वो वहां पर चलान जाके क्यों नहीं करा। इस तरह मुख्तलिफ जो अलाइड महकमे हैं ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रैफिक की रवानी को वहां पर यकीनी बनाया जाए। ऑरेंज ट्रेन जो कि हवा में सफर कर रही है उसकी तो वो ठीक है ट्रैफिक रवानी, बेचारे नीचे वाले वो अभी तक उसी तरह ही ख्वार हो रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन बनाने के मकासद अभी तक ना ये हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हुकूमत को इसके ऊपर ना एक बड़ी डिटेल मीटिंग करनी चाहिए। इसके जो मैंने तो 5 साल कहा है, आपके मुझे
उनसे लग रहा है 10 साल तक भी नहीं होने। मैंने आपके 10 साल वाली बात रिपीट की है, मैं वैसे इससे ज्यादा का सोच रहा था। अच्छा, लेकिन ये एक और भी तो सहूलत इन्होंने छीन ली है ना मेट्रो की, और इसके एक ही कार्ड पहले यूज होता था, वो भी 3-3 कार्ड्स होंगे अब। बैठ जाएं ये सारे लोग एक दफा, इसके चीफ मिनिस्टर साहब इसके बोर्ड के हेड हैं, चीफ मिनिस्टर साहब इसकी मीटिंग बुला लें और साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के एक ही दफा में इसके जो तमाम तर मसाइल हैं उनको लिख लेना चाहिए। अब तो मसाइल इतने हो चुके हैं कि अब उंगलियों पे भी ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के जो मसाइल हैं उनको गिनना मुश्किल हो गया है। तो क्योंकि लाहौर के शहरियों के पास सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांजिट, इसके अलावा आपने कोई दी नहीं, जो पहले से मौजूद थी वो आपने छीन ली, तो हर बंदा गाड़ी मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सस्ती सवारी लोगों को, एक तरफ आप सस्ते घरों की इतनी आवाज बुलंद करते हैं और पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत पे तनकीद करती है कि शाय खुरानोश को महंगा कर दिया है, तो ये सस्ती सवारी भी अगर महंगी है या इसमें मसाइल हैं तो लोगों के लिए तो प्रॉब्लम्स बन रही हैं। एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए, उस पे उस कमेटी को कोई टाइम लाइन देनी चाहिए कि वो 15 डेज में या 7 डेज में इन मसाइल का जो एक रिपोर्ट है वो मुरतब करेगी और उसको हल करने के लिए भी एक टाइम लाइन वज़ा करनी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस को मिलाना एक बहुत बड़ा मसला, वॉकवेज क्लियर करना, पार्किंग स्टैंड, उसके बाद ये जो सहूलत कार्ड हैं, मेट्रो बस में एसी ना चलना, मेट्रो बस के जो ये हैं बरकी जीने हैं उनका ख़राब होना, बारिश की सूरत में ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से पानी का टपकना, सीवरेज के प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई के प्रॉब्लम, ये एक डिटेल सर्वे के बाद एक प्रॉब्लम रिपोर्ट बनानी चाहिए। पूरे जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ऊपर ही काम करने की जरूरत है, उसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको केटर करने की जरूरत है, उन पे काम करने की जरूरत है। और जनाब हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इक़्तिदार तक पहुंच रही है जनाब आवाज, तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए सोचे, आम आवाम के लिए जो है ना उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए कोशिश करें। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से, और इस सेगमेंट में आज हमने बात करनी है हेयर लॉस पर, और वो भी मर्दों के हवाले से। औरतों के हवाले से हमने बहुत डिस्कशन कर लिए, बहुत ऐसे सेगमेंट्स रख लिए हैं कि वो किस तरह उनकी टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह खुद को संभाल सकती हैं सेल्फ केयर के हवाले से। लेकिन मर्दों का भी एक मसला है कि उनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वक्त से पहले बॉल्डनेस हो जाती है, गंजपन आना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जेनेटिकली होता है या इसकी और वजूहात भी हो सकती हैं। किस तरह इसको ऑर्गेनिकली घरेलू टोटकों के साथ किस तरह इनको मैनेज किया जा सकता है। जो कलर्स लोग लगाते हैं, मर्द हजरात भी यूज़ करते हैं, उनका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है, वो किस तरह बालों को जो है वो ख़राब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इरम नईम मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आज हम बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेंगे। साहिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने बात करनी मर्दों के हवाले से कि उनमें गंजापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वक्त से पहले जो है उनका मतलब आगे से मैं देखती हूँ कि माथा खाली हो जाता है, पीछे से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको? जेनेटिकली भी है, लेकिन इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? ये देखिए, हम लड़कियां जो लेडीज हैं वो अपना खुद ख्याल कर लेती हैं, लड़के अपना इस तरह से ख्याल भी नहीं करते, ना तो ऑयलिंग करते हैं, ना ठीक से खाना ले रहे होते हैं। आजकल देखें स्क्रीन टाइम इतना हो गया है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि अपने खाने पे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। तो अब लड़कों को भी ज़रूरत है इस दौर में कि अपने ऊपर तवज्जो दें। पहले तो माएँ ख्याल कर लेती थी और घर में ऐसा सिलसिला, और टाइम भी होता था। सुबह मतलब 9 to 5 ऑफिस है या 9 to 3 ऑफिस है, उसके बाद उन्हें टाइम मिल जाता था। अब आप ये देखें कि सबसे पहले मैं अगर आपको पहली वजह बताऊं, लड़कों को ये नहीं पता होता कि कौन सा शैम्पू उन्हें सूट करता है। ऑयली बालों के लिए कुछ और चाहिए होता है, ड्राई हेयर्स के लिए जो बाल जिनके ड्राई होते हैं, कर्ली बालों के लिए कुछ और यूज़ करना होता है।
और फिर खाली शैम्पू ही नहीं, इसके साथ कंडीशनर भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इन्हें सबसे पहले तो इस पे आना होगा कि कौन सा शैम्पू। ठीक है। आपने शैम्पू चूज़ किया, बाज़ लड़के क्या करते हैं, जाके देखा खुशबू अच्छी है ले आते हैं, और उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि वो बालों को और ख़राब कर देते हैं। फिर उसके बाद कंडीशनर का उन्हें इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, कभी कभी वो साबुन लगा के भी सर धो लेते हैं। हाँ और जी, हाँ उसमें भी केमिकल डिफरेंट होते हैं, शैम्पू से हट के केमिकल्स होते हैं साबुन में ना, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे सबसे पहले उन्हें अपने शैम्पू और कंडीशनर को अपने लिए सेट करना होगा कि कौन सा बेहतर है। पहले तो अपने जैसे वो हेयर कटिंग करवाने जाते हैं तो चेक करवा लें कि उनके बाल जो हैं वो ऑयली हैं, ड्राई हैं। ऑयली के लिए तो देखिए आप एक टिश्यू पेपर लेके सर पे थोड़ा सा उसे रखें तो समझ आ जाती है कि ऑयल है, ऑयल आ जाता है। तो वैसे भी पता चला, चिपकना शुरू होते हैं तो ड्राई में बाल फूल जाते हैं, उड़े उड़े होते हैं। और करली बाल तो लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम कभी देते हैं, उनमें डैंड्रफ हो जाती है, मसाइल होते हैं, एलर्जीज आ जाती हैं। तो इसके लिए इन्हें सबसे पहले अपने शैम्पू और कंडीशनर को करना है। ठीक है। अच्छा, रेमेडीज पे जब हम बात करते हैं कि इन लड़कों के लिए क्या करनी है, तो ये रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरह के ऑयल लेके, जैसे लेवेंडर ऑयल है, आलमंड ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। इन तीनों को एक ही मिकदार में, जैसे क्वार्टर आपने बॉटल में वो डाला लेवेंडर, क्वार्टर आपने ऑलिव ऑयल डाला, क्वार्टर आलमंड डाल के बना के रख लिया। रात को जब होता है कि हम लास्ट में ब्रश करने गए, अपने वॉशरूम में खड़े हैं, तो वहीं से लेके लगा लें और सुबह शैम्पू जरूर कर लें। तो आपकी ऑयलिंग का सिलसिला डेली बेस पे हो जाएगा। उससे ये होता है कि मसाज जो रात भर में जो आपके मसाम बंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं, उनसे बालों को नरिशमेंट हो जाती है, और सुबह वो शैम्पू और वो करेंगे तो उनको खुद ही चंद दिनों में फर्क पता चला जाएगा। जब हम बात करते हैं कि जी बाल गंजापन आना शुरू हो रहा है, तो उसमें ये जेनेटिकली बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आ जाता है आपके हार्मोन्स का। अच्छा, ये जो ऑयल आपने इरम बताया है, ये सारे हेयर टाइप्स के लिए है? जी जी, ये आप देखिए कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप ड्राई हेयर्स के लिए जब यूज करते हैं फिर तो आप लगा ही लें। ऑयली आपको पता है कि आपको ऑयली है तो आप थोड़े से पानी में उसको थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगाएं तो वो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी बालों को, डिहाइड्रेट करेगा पानी, और ऑयली भी ज्यादा नहीं होगा। और बहुत थोड़ी मिकदार में जरूर लगा लें। अच्छा, और इसी तरह करली हेयर्स के लिए भी ये सही। ठीक है। तो जब हम अब हम बात कर रहे हैं अपने जेनेटिक और हार्मोन्स का, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आपके गंजापन शुरू हो जाता है। तो जब आपको पता हो कि आपकी फैमिली में ये चीज़ है तो उससे पहले ही क्योर करें। अच्छा, कुछ लड़के क्या करते हैं, गंजापन शुरू होता है तो अपने बाल की कटिंग ज्यादा करवाना शुरू कर देते हैं। वो इतनी ज्यादा कटिंग मत करवाना भी शुरू करवा देते। उनका ख्याल होता है कि एक दफा गंज होगी दोबारा बाल अच्छी तरह ग्रो करेंगे। वो ऐसा नहीं, आप अपनी लाइफस्टाइल बदलें, अपने बालों का स्टाइल चेंज करें ताकि और कम से कम कॉमिंग करें। जब आप बहुत ज्यादा कंघी करते हैं तो उससे भी बाल टूटते और गिरते हैं। सही। तो उसके साथ साथ जब आप इस पोजीशन में आ रहे हैं और हार्मोन्स अपने चेक करवा लें, लड़कों को अक्सर हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी गंजापन आ जाता है, अनबैलेंस होते हैं। तो जब आप वो मेडिसिन लेंगे तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके साथ ये है कि बालों में अब गंजापन का तो इलाज कोई नहीं हो रहा होता, समझ नहीं आती है, तो अब मेडिकली जो चीज़ें हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं। और उससे ये फ़ायदा हो, जैसे PRB है, ये ट्रीटमेंट इतनी बुरी नहीं है। मैं आपको उसका बता भी दूं कि ये डॉक्टर से ही करवाना होती है, खुद से कोशिश में ना नहीं हो सकती, घर से मेडिकली है किया जाता है। तो इसमें आपके अपने प्लाज्मा, अपने ब्लड को ही इंजेक्ट किया जाता है। ये बुरी चीज़ नहीं है। जब आपकी अपनी चीज़ आपके अंदर जा रही है तो उसमें क्या बुराई, कोई केमिकल नहीं जा रहा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से दूर रहना है। अच्छा, कुछ लड़के हेयर डायर यूज करते हैं, डाई करते हैं बालों को, कलर करते हैं। हाँ। तो उसमें भी उनके बाल ज्यादा खराब होते हैं। मर्दाना जिल्द जो है वो सख्त होती है, जब एक दफा बाल गिरते हैं तो दोबारा आने थोड़े मुश्किल होते हैं, टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा
अपनी ट्रीटमेंट की। जब देखें कि आपने डाई करवाया 1-2 दफ़ा में आपके बाल गिरे हैं तो अपनी डाई को चेंज करें। अच्छा, एक पौधा है इंडिगो, तो यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत कम उगाया जाता है, बाहर से इसके पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है। उसके यूज़ से लाइट कलर बालों का आता है और वो बालों के लिए वैसे भी एक सप्लीमेंट भी है। ओके, तो वो भी यूज कर सकते हैं जिन्होंने बाल डाई करने हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इंडिगो के, मैं बताऊं अगर कभी आपको देखने का इत्तेफाक, पर्पल से कलर के होते हैं। तो ये कपड़ों के रंगने में भी एक जमाने में, अच्छा, पुराने जमाने में काम जीन्स को इसी से रंगा गया था। तो बालों को ये बड़ा खूबसूरत महागनी रंग देते हैं मेहंदी के साथ मिलकर। और लड़के मेहंदी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम लेती, उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो इस लेकिन तरफ क्या जैसे लड़कियां मल्टीविटामिन्स खाती हैं, लड़के भी खा सकते हैं? एग्जैक्टली। अब मैं स्लोली इस तरह आ रही थी कि फिर आप अपना विटामिन्स चेक करें, आपका फूड इनटेक क्या है, स्मोकिंग कम करें, स्मोकिंग एरिया में ना रहें ज़्यादा, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब आप इनहेल भी करते हो, आपकी बॉडी पे भी लगता है। वही स्मोकिंग, वही स्मोक आपको तंग करती है। जैसे आजकल स्मॉग हो जाती है सर्दियों में, और उससे भी पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा है, उससे भी बचना चाहिए। लेकिन जब आप विटामिन्स पे बात करते हो तो बायोटीन जो है उसमें आ जाती है विटामिन ए, डी, ई और जिंक, आयरन। ये सब चीज़ें अगर हम अपनी खुराक में अच्छी तरह से शामिल करें और खाने में अपने, जैसे नाश्ता है, एक अच्छा नाश्ता करके हम घर से जाएं, और ऑफिस में लंच टाइम के लिए हम जो बाज़ार से खाना लेते हैं उसकी बजाय सैलड्स ले लें या घर से बने हुई कोई भी चीज़ खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद रात को आप सैलड अपने खाने में और दही ज़रूर शामिल रखें। कुछ डाइट प्लान ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें, देखिए हम रोज़ों में कहते हैं हम ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम उन दिनों खाना अच्छा खा रहे होते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह और बाहर का कम खा रहे होते हैं, बाहर का कम, टाइम नहीं मिलता ना, टाइम नहीं मिलता। हाँ, और घर का भी घर खाना है, रात को भी घर खाना है हम लोगों तो वो घर का खाना जो होता है वो बेस्ट होता है। इसी तरह मल्टी विटामिन्स आप सप्लीमेंट जरूर ले लें। ठीक है, बायोटीन ही खानी चाहिए। हाँ जी, मल्टी विटामिन्स जैसा खाने में आप अगर फूड में खाएंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है। जैसा चिकन जो है, अब चिकन ने हमें एक तरह से ना बर्बाद कर दिया, वो कह दें, मोटापे की तरफ भी ले गए हैं और ले गया, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो इससे बचें, ज़्यादा वेजिस पे आ जाएं और मिनरल्स लें। जैसा आप नट्स हैं, वॉलनट्स और सीमन सीड्स हैं, उसके बाद ये चारों मगज़ जो होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। फिर ओट मील, जैसे ओट मील सुबह अगर आप नाश्ते पे दलिया लेते हैं उसमें आप थोड़े से नट्स डाल लें, दूध डाल लें, तो आपकी बहुत अच्छी एक बैलेंस डाइट होती है, बन जाएगा। तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा इरम साहिबा, लड़कों के जल्दी बाल सफेद भी होना शुरू हो गए, लड़कियों में भी ये मसला आ रहा है, उसके लिए कोई रेमेडी है कि उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है अगर हम लोगों ने कलर नहीं करवाना? तो उसके लिए विटामिन ही हैं। अच्छा, कि आप अच्छी विटामिन, अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें और ऑयलिंग अच्छे से, जैसे सर्दियों में आप सरसों के तेल और सरसों का साग का इस्तेमाल हमारे पंजाब में कितना है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ज़रूर रखें। गर्मियों में जिस तरह से बहुत सी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, बैंगन लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन बैंगन में बहुत आयरन होती है। वो सब्जी जिसे काटने से जो ब्लैक हो रही हो, जैसे सेब ही है, तो जब वो फ्रूट है और उसे काटे तो वो ब्लैक हो रहा होता है, उसमें आयरन ज़्यादा होता है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसमें तो आयरन है, तो वो आयरन ज़्यादा आप ले सकते हैं खुशी के साथ भी, और उस तरह से कि आपको पता है हाँ आपने एग्जैक्ट आयरन सप्लीमेंट खा ली। तो इसलिए ये थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और इन प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। और वाकई लड़के अब स्ट्रेस में चले जाते हैं बाजू कि हमारे साथ ये, तो स्ट्रेस में जाने की बजाय आप एक्सरसाइज करें, योगा की तरफ आए। योगा की कुछ एक्सरसाइजेज आपको इस तरह से हैं कि वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, तो जब ब्रेन में ब्लड, और दूसरा बहुत से जो लड़के हैं हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी पोर्स जो हैं सर के वो बंद हो जाते हैं। देखिए हेलमेट के अंदर की तरफ रिएक्शन और या कुछ लगा हुआ होता है प्लास्टिक, तो वो आपके स्वेटिंग होती है बालों में, वो बिल्कुल हवा भी नहीं जाती है, तो उस वजह से ये मसला
मोस्टली लड़कों को जो मोटरसाइकिल पे हैं, अच्छा मोटरसाइकिल पे एक और मसला होता है, हेलमेट ना लगाएंगे, कैप नहीं पहनेंगे तो सामने के बाल उड़ जाते हैं, हवा से उड़ते हैं ना, तो उससे भी गंजापन हो जाता है। तो इसलिए अब हेलमेट जब लगाएं तो उसके नीचे एक स्कार्फ पहने, ठीक, जरूर एक कॉटन का कपड़ा बंडाना टाइप का लेकिन जरूर उससे सीबम बांध नहीं हो जाएगा? जी सीबम नहीं हो जाएगा? नहीं, उससे ये होता है कि उससे अगर पसीना आता है ना तो वो जज़ब कर लेता है, ठीक है, तो वो फिर उससे इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। तो हेलमेट तो पहनना ही अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसके नीचे आप बालों की सेफ्टी के लिए कोई कॉटन का बनाना हल्का सा पहन लें, लगा लें, जैसे कॉटन के हमारे दुपट्टे होते हैं व्हाइट, उनको रंगवा लें, ब्लैक कलर में उनका बनाना बना लें, तो बहुत अच्छा, पता भी नहीं चलेगा कि नीचे क्या पहना हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको करके खासतौर पर मर्द जो हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने हेयर लॉस को रोक सकते हैं। डिफरेंट चीजें, और जो स्क्रीन में बिल्कुल सामने रहते हैं ना, तो स्क्रीन भी इफेक्ट करती है, इसमें से हीट आती है और ये भी इसमें आ जाती है। उसके अलावा ड्रायर का इस्तेमाल कम करें, जब बाल धोएं तो हल्के हाथों से बालों को खुद ही होश होने दें। ठीक है जी, इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है। साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब मर्दों के हवाले से जनाब हम बात करते हैं कि उनमें गंजापन वक्त से पहले होना शुरू हो जाता है, तो किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी नोट पे मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।